जलन। रोज इसी समय वह काम से लौटती थी। उसके चारों बच्चे वही खेलते हुए मिलते थे। उसे ध्यान आया कि हो सकता है कि उसका पति मंगल आज बच्चों को उसकी माँ के घर छोड़कर काम पर चला गया हो। वह कराहती हुई उठी और अपने आप को घसीटती माँ के घर की ओर चल पड़ी, जो उसके घर से मात्र एक फरलांग की दूरी पर था। वहाँ पहुंचकर उसने पाया कि माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। उनके घर में भी ताला लगा हुआ था। निराश होकर वह वापस लौटी और घर के सामने ज़मीन पर बैठकर पति और बच्चों का इंतज़ार करने लगी। वह रोज़ सवेरे 4 बजे सोकर उठती, घर का काम काज निपटाकर पति व बच्चों के लिए दाल भात पकाकर काम पर निकल जाती थी। पति व बच्चे देर से सोकर उठते थे। मंगल बच्चों को खिला पिलाकर उन्हें खेलता छोड़कर काम पर निकल जाता। जब वह दोपहर में लौट कर आती तो उसके बच्चे घर के सामने गली के बच्चों के साथ खेलते मिलते। आज पहला मौका था कि सगुना को घर बंद मिला और बच्चे नहीं मिले। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी मंगल व बच्चों को नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि मंगल बच्चों को लेकर भोर होते ही कहीं चला गया। सगुना को बाहर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे। वह धीरे धीरे सुबकने लगी। आसपास औरतें बच्चों की भीड़ जमा हो गई। उसकी पड़ोसन केतकी इसरवश उससे बात नहीं करती थी, पर सगुना की दयनीय स्थिति देखकर केतकी को भी उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर के अंदर आकर कुछ खा लेने व आराम करने को कहा, पर सगुना नहीं मानी। उसने रोते रोते कहा कि जब तक वह मंगल व बच्चों को नहीं देख लेगी तब तक ना तो वह वहाँ से कहीं जाएगी और न ही कुछ खाएगी। केतकी का पति बसंत अक्सर सगुना को निहारे करता था, जिसके कारण मन ही मन उससे जलती थी और उससे बात नहीं करती थी। बसंती नहीं, बस्ती के सभी पुरुषों की नजरों का केंद्र बिंदु थी सगुना। वह 6 धनी परिवारों में मालिश का काम करती थी। उन घरों की मालिकन को कुछ काम नहीं था। खाली बैठे बैठे उनके बदन में दर्द होता रहता। सगुना उनके हाथ पैरों में मालिश करती, साथ ही इधर उधर की बातें नमक मिर्च लगाकर सुनकर उनका मनोरंजन करती। ये रईस स्त्री प्रसन्न होकर सगुना को अपनी उतरी हुई पुरानी फैशन की साड़ियाँ दे देती। सगुना जब जारजट, रेशम, शिफान, टसर व नायलॉन की साड़ियाँ पहनकर निकलती तो बस्ती की स्त्रियों के सीने पर सांप लौट जाते और पुरुष आहे भरने लगते। सभी उसे पाना चाहते, उससे बात करने को ललियाते रहते। शाम घिरने लगी थी। धीरे धीरे बस्ती के पुरुष काम से लौटने लगे थे। आते ही श्री मंगल और बच्चों की खोज में लग गए। वास्तव में उन्हें खोजने से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी सगुना की कृपा दृष्टि पाने में थी। जब मंगल व बच्चों का कहीं पता नहीं चला तो सबने सोचा कि शायद वह पास वाले गांव में अपने माता पिता के पास चला गया होगा। इस विचार के आते बस्ती के दारू भट्टी के नौजवान मालिक केवल सिंह ने सगुना की सहायता के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बस्ती के सभी पुरुषों के पास वाहन के नाम पर पुरानी घिसी पिटी साइकिल ही थी। केवल सिंह ऐसा रही था जिसके पास एक पुराना खटारा फटफटी थी। केवल सिंह ने अपनी फटफटी पर एक और नौजवान को बिठाया और मंगल का पता लगाने पास वाले गांव में चला गया। केवल सिंह का सगुना के घर खूब आना जाना था। मंगल जब दारू पीकर उसकी दुकान में लुढ़क जाता तो वह उसे अपनी गाड़ी में लाद कर घर छोड़ने आता। हर रात ऐसे ही होता। उसे मंगल से कोई लगाव नहीं था, बल्कि सगुना की आंख भर देखना तथा नशे में बेहोश मंगल की सेवा करने के बहाने सगुना के पास बैठना और उसे देर रात तक बतियाने का मौका पाने के लिए वह ऐसा करता था। मंगल का जब नशा टूटता तो वह आधी रात को सगुना को जगाकर खाना मांगता। जरा भी ना नुकुर या देर होने पर वह सगुना को बुरी तरह पीटता। रात के सन्नाटे में सगुना की दर्द भरी चीखें मोहल्ले वाले सुनते, पर क्या करते। पति पत्नी का मामला था। धुंधलका गहरा होने लगा था। केवल सिंह लौट आया था। मंगल सिंह अपने बच्चों के साथ अपने गांव भी नहीं गया था। इतना बड़ा ताला लगाकर आखिर गया कहाँ। वह इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे कि तभी किसी को घर के अंदर से बच्चों की दबी दबी सिसकियां सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए। तुरंत 2 हट्टा कट्टा नौजवानों ने दरवाज़ा तोड़ डाला। अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। मंगल का शरीर छत की मोटी बल्लियों से लटका हुआ था। गले में बंधी थी सगुना की नायलॉन की साड़ी। वह मर चुका था। चारों बच्चे डरे हुए सुबक रहे थे। देखते ही सगुना पछाड़ खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। स्त्रियों ने उसके ऊपर पानी डाला। होश में आते बच्चों से लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगी।
भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि शराब के नशे में मंगल ने आत्महत्या कर ली थी। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी। बस्ती वाले मंगल की बुरी आदतों से परेशान तो थे, सभी ने उसके विरोध में बयान दिया। किसी पर भी शक की सुई नहीं घूम रही थी। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मंगल ने बाहर से ताला लगाया था तथा खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसने आत्महत्या कर ली। उसने बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी। पतीली में बचे कुचे दाल भात की जांच से पता चला कि उसमें अफीम मिलाई गई थी। मात्रा कम होने के कारण बच्चे बच गए थे। आत्महत्या के कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक नशेड़ी इतने ठंडे दिमाग से योजनाबद्ध काम करेगा, यह बात पुलिस को गले नहीं उतर रही थी। बच्चे कुछ भी बताने में असमर्थ थे। कई दिन तक गहन पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सभी के बयान समान थे और केवल मंगल की ओर इशारा करते थे। पुलिस ने भी इस गरीब बस्ती के एक नशेड़ी की मौत के मामले में ज़्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं समझी और आत्महत्या का मामला दर्ज कर तुरंत फाइल बंद कर दी। मिसेज दिवाकर के यहाँ सगुना काम करती थी। उन्हीं के घर के अन्य नौकरों से मंगल की मौत के बारे में पता चला तो उन्हें शराब की भट्टी के मालिक केवल सिंह पर शक हुआ, क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति था जिसका सगुना के यहाँ अधिक आना जाना था। वह उसमें ज़रूरत से ज़्यादा रुचि भी लेता था, पर उन्होंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाना उचित नहीं समझा। मंगल की मौत को माह ही बीता था कि केवल सिंह ने सगुना को चूड़ियाँ पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। एक दिन की अनुपस्थिति के बाद सगुना संजी सबरी नई चूड़ियाँ खनखनाते काम पर आई तथा मिसेज दिवाकर को अपने विवाह की सूचना दी। सुनते ही मिसेज दिवाकर भड़क गई और बोली, हाय मरी, तुझे तो रोज़ रात की मारपीट से मुक्ति मिल गई थी, फिर से क्यों जा पड़ी नरक में उसी मुई के साथ जिसने तेरे मंगल को मारा। अनजाने में उनके मुख से उनके अंदर का दबा हुआ शक उजागर हो गया। पर अविचलित सुगना बोली, अपने आदमी की मार भी कोई मार होती है, इससे बस्ती में इज्जत बढ़ती है। रही शादी की बात तो मोहल्ले के सब बदमाशों से बचने के लिए किसी एक का हाथ थामना अच्छा है। आप क्या जाने एक औरत का अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। बिना आदमी के बस्ती के मंचले दारू पीकर मेरा दरवाज़ा पीटते थे, रात को सोने नहीं देते थे। मिसेज दिवाकर को कुछ अटपटा सा लगा कि केवल सिंह पर उनके द्वारा लगाए गए हत्या के इल्ज़ाम को सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया उसने व्यक्त नहीं की थी। 1 वर्ष बीत गया था। सगना के पांव भारी थे। जच्चा जी के लिए अस्पताल जाने से पहले उसने अपनी छोटी बहन फागुन को घर में बच्चों की देखभाल के लिए बुलवा लिया। जब वह अस्पताल से नवजात बेटे के साथ घर लौटी तो उसे ये देखकर ज़बरदस्त धक्का पहुंचा कि उसके पति केवल सिंह ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी बहन को चूड़ियाँ पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया है। क्रोधित हो सगुना ने फागुन की बालों से पकड़कर घसीटा और खदेड़कर बाहर निकाल दिया। केवल सिंह के ऊपर फगुना का जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ था। उसे अपनी नई नवेली पत्नी का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर सगुना की टांग पर दे मारी। कुल्हाड़ी मांस फाड़कर हड्डी के अंदर तक धंस गई। सगुना बेहोश होकर गिर पड़ी। टांग से बहते खून की धार तथा रोते हुए नवजात शिशु को देख केवल सिंह के मन में पश्चाताप होने लगा। शोरगुल सुन सब पड़ोस इकट्ठा हो गए। जिस अस्पताल से सगुना थोड़ी देर पहले वापस आई थी, फिर वही दोबारा भर्ती हो गई। केवल सिंह बड़ी लगन से तब तक उसकी सेवा करता रहा जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ व समर्थ न हो गई। सगुना उसकी सेवा से खुश कम थी और दुखी ज़्यादा थी, क्योंकि केवल सिंह ने फागुन को घर से नहीं निकाला था। बेचारी दुखा सगुना क्या करती। उसने पूरी आशाएं अपने नवजात बेटे पर टिका दी थी। उसने निश्चय किया कि बेटे को सेना में भर्ती कराएगी। जब वह लड़ाई में मारा जाएगा तो उसको सरकार लाखों रुपए देगी और उन रुपयों से वह अपनी मालिकन की तरह ऐसे आराम से रहेगी। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम कारिगल रख दिया। सगुना की विचित्र निष्ठा कामना सुनकर मिसेज दिवाकर के रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा ही क्रूर लगा उन्हें नवजात शिशु को बढ़ाकर उसकी मौत की कल्पना करना और अपने ऐशो आराम के लिए उसे भुनाना। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन केवल सिंह अपनी नई पत्नी फागुन के साथ हमेशा के लिए कहीं चला गया। साथ में ले गया अपना नन्हा पुत्र कारिगल। सगुना का धनपति बनने का सपना धरा रह गया। 2 बार ब्याही सगुना फिर से अकेली रह गई थी। वर्षा के दिन थे। सगुना की टांग का घाव भर गया था, पर दर्द की टीस अब भी उठती थी। पति और उसकी सगी बहनों ने मिलकर जो छल उसके साथ किया था, उसने उसे अंदर से भी घायल कर दिया। एक दिन वर्षा में भीगती सगुना जब मिसेज दिवाकर के यहाँ पहुंची तो उसे तेज बुखार था। अपनी साइकिल बाहर खड़ी उनके ड्राइवर को थमा बड़ी मुश्किल से वह बरामदे तक पहुंची ही थी
कि गिरकर बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो मिसेस दिवाकर ने अपने ड्राइवर से उसको कार में ले जाकर डॉक्टर गर्ग से दवा दिलवा कर घर छोड़ आने को कहा। आगे की सीट पर बैठी सुगना का सिर निढाल होकर ड्राइवर गोपी के कंधे पर लुढ़क गया तो उसने उसे हटाया नहीं। उसे बड़ा भला सा लग रहा था। डॉक्टर से दवा दिलवाकर गोपी उसको घर पहुंचाने गया। वहां उसको सहारा देकर अंदर तक ले गया। इसी के बाद भी उसका मन नहीं माना। वह उसे देखने उसके घर बार बार जाता तथा यथासंभव उसकी सहायता करता। 3 दिन के बुखार में गोपी और सगुना बहुत करीब आ गए थे। चौथे ही दिन गोपी ने सगुना के साथ समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। सगुना सहर्ष तैयार हो गई। गोपी ने उसे चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। मिसेस दिवाकर को सगुना का पूर्ण विवाह तनिक भी नहीं भाया। वह गुस्से से चीखी, कुदरत तुझे बार बार खराब पुरुषों से मुक्ति दिलाती है, फिर चैन से अकेले क्यों नहीं रहती? अपनी माँ के साथ रहने में तुझे क्या तकलीफ है? सगुना बड़ी सहजता से बोली, अकेली औरत जात को कोई तो रखवाला चाहिए। मिसेस दिवाकर ने सगुना की समस्या से अपने को अलग रखने की ठान ली। एक दिन मिसेस दिवाकर ने सगुना से धुले कपड़ों का गट्ठर स्त्री वालों के ठेले तक अपनी साइकिल पर रखकर पहुंचाने को कहा। गट्ठर बना होने के कारण साइकिल के कैरियर पर ठीक से नहीं बैठ रहा था। यह देखकर मिसेस दिवाकर बोली, सगुना तुझे ठीक से गांठ बांधनी भी नहीं आती, कपड़े बाहर निकल रहे हैं। मान जी चिंता मत कीजिए, गांठ लगानी मुझे खूब आती है। मंगल के लिए कैसी मजबूत गांठ लगाई थी मैंने। एक्समता सुगन के मुंह से निकला। ऐसा कहते हुए उसने आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर मिसेस दिवाकर सहम उठी। अंदर दबा हुआ शक उभर कर ऊपर आ गया था। उन्होंने सोचा तो मेरा शक सही था। मंगल ने आत्महत्या नहीं की थी, सगुना ने ही उसे मारा था। इस्तबत मिसेस दिवाकर अपना सिर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर धम से बैठ गई। सगुना हत्यारन मेरे घर में और मुझे पता ही नहीं चला। सोच कर वह हैरान व परेशान थी। उनके शरीर में भय से सिरन दौड़ गई। अब इतने अरसे बाद किससे कहेगी, किससे शिकायत करे? अपराधी को अपने दुश्मन की सजा मिलनी ही चाहिए, पर उनके पास कोई सबूत भी नहीं था, केवल शक। कौन सुनेगा उनके शक को? अगर सगुना को सजा दिलवा भी दी तो उसके बच्चों का क्या होगा? सोचते सोचते उनके सर में दर्द होने लगा और सगुना अनजाने में अपना अपराध प्रकट कर बैठी। अपने अपराध के प्रकटीकरण से बेखबर मिसेस दिवाकर के हृदय की हलचल से एनीवेयर बढ़ी चली जा रही थी अपने गंतव्य की ओर। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।